सूरज की चिलचिलाती धूप थी। गर्मी से सुलोचना परेशान होकर घर के बाहर हैंडपंप चलाती है। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर एक गीले कपड़े को अपने सर पर रखकर कमरे में बैठ जाती है। बाप रे बाप, अप्रैल में इतनी गर्मी है तो मई जून में कितनी गर्मी होगी। मैं तो भट्टी की तरह तप रही हूँ अपने ही घर में। लेकिन मुझे खुशी है कि इतनी गर्मी आने से पहले ही मेरी दोनों बेटी की शादी कुछ दिन पहले हो गई और मेरी त्रिशा बेटी अपने अमीर ससुराल में एसी वाले कमरे में रह रही होगी। वहां तो बहुत ठंडी ठंडी हवा होगी, बड़े से फ्रिज का ठंडा पानी पिएगी और ठंडी ठंडी चीज खाएगी। उसके तो घर में भी नरम गद्दा होगा। अच्छा है मेरी एक बेटी अमीर घर चली गई, लेकिन मेरी दूसरी बेटी गरीब घर गई है। उसके घर में इतना कुछ नहीं है, वो भी मेरी तरह ही गर्मी में परेशान हो रही होगी। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है वैसे ही उसके घर में भी ज्यादा कुछ नहीं है। पर दहेज तो मैंने दोनों बेटी को ही नहीं दिया। भगवान बस मेरी दोनों बेटियों को खुश रखना। इतना कहकर सुलोचना अपनी गुल्लक को तोड़ने जाती है। नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी, इसमें थोड़े बहुत ही पैसे हैं और ये भी मैं जब इस्तेमाल करूंगी जब मुझे मेरी दोनों बेटियों के घर उनसे मिलने जाना होगा तो कुछ मिठाई फल ले जाऊंगी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुलोचना गुल्लक वापस रखकर आराम करती है। वहाँ गरीब बेटी अपनी झोपड़ी जैसे ससुराल में गर्मी से परेशान होकर घर की छत पर हरी हरी घास लगा देती है। बहू, ये तूने क्या किया है? कैसे घर की गर्मी कम होगी? माँ जी आप देखना, थोड़ी बहुत तो गर्मी कम हो जाएगी। कोशिश तो मेरी यही है, बस मैं छप्पर पर पानी डाल देती हूँ तो कमरे में ठंडक पहुँच जाएगी। ये कहकर मधु पड़ोसन से पाइप लेकर छत पर लगे घास पर पानी डाल देती है, जिससे कमरा धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करता है और सास बहू मिलकर खाना खाती हैं तो ललित भी घर आ जाता है। अरे बाप रे बाप, बाहर तो बहुत गर्मी है। धूप में बुरा हाल हो गया, लेकिन अपने घर में आते हुए बहुत ठंडक मिल रही है। छत का पंखा भी सही से हवा दे रहा है। ये कैसे हुआ? अरे ये सब मेरी बहू ने किया है। मेरी बहू बहुत समझदार है। मुझे तो खाना खाकर नींद आएगी, मैं सोऊंगी यहाँ पर। और मैं भी माँ जी, कल आप देखना मैं दीवार पर मिट्टी और गोबर का लेप लगा दूंगी, जिससे दीवार भी ठंडी हो जाएगी और हमें धूप की तपन भी नहीं लगेगी। देखा ललित बेटा तो सुन रहा है ना? अरे तुम दोनों की शादी को 1 महीना हो गया है बहू। तेरी माँ को मैंने अभी तक न्योता नहीं दिया। मैं सोच रही हूँ घर में सत्यनारायण की कथा करवा लूं। अब पैसे भी हो जाएंगे और तेरी मम्मी को एक छोटी सी दावत भी मिल जाएगी। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने 100 रुपए बचाकर 1,51,700 रुपए जोड़ लिए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है माँ जी, आप बता देना, तब मैं माँ को 1 दिन पहले बता दूंगी। ठीक है बहू। सास बहू खाना खाकर सो जाती हैं। वहीं अमीर बेटी अपने ससुराल की एसी में ठंडे ठंडे आम खाकर गर्मी का मजा ले रही थी। वाओ, इट्स सो यम एंड डिलीशियस। नमन, मेरे लिए मैंगोज लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है मुझे मैंगो शेक से ज्यादा मैंगो खाना बहुत पसंद है। और मुझे भी। खाओ खाओ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए अल्फांसो मैंगो लेकर आया हूँ। लेकिन अब एसी में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना नमन? हाँ यार। अच्छा सुनो, 2 दिन बाद माँ का जन्मदिन है। तुम अकेले कुछ सरप्राइज की तैयारी करो और अपनी माँ को भी यहाँ माँ के जन्मदिन की दावत पर बुला लेना, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है रमन, मैं आज ही माँ को फोन कर कह देती हूँ। त्रिशा अपनी माँ को फोन करके सास के जन्मदिन की दावत का न्योता देती है। वहीं मधु भी सुलोचना को फोन करती है। नमस्ते माँ, कैसी हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। खुश रह मेरी बच्ची, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है। मिलना है तो मिल जाऊंगी। हाँ मिलना, लेकिन 2 दिन बाद मेरे ससुराल आकर। वो क्या है ना माँ, आप तो जानती हैं पैसों की थोड़ी दिक्कत है। शादी के बाद माँ जी ने सत्यनारायण की कथा घर में करवाई नहीं थी, तो 2 दिन बाद वो कथा करवा रही हैं, छोटी सी। आपके लिए दावत भी है और हम दोनों का मिलना भी हो जाएगा। अरे उसी दिन तो त्रिशा की सास का जन्मदिन है, उसके घर पर भी दावत है। तो पहले मैं उसके घर की दावत कर लूंगी, फिर तेरे घर पर आ जाऊंगी, तो थोड़ा इंतजार कर लेना। ठीक है माँ, पहले दीदी के घर चली जाना, फिर मेरे घर आ जाना। यह सुनकर सुलोचना फोन रख देती है। 2 दिन बाद सुलोचना गुल्लक के पैसों से 2 जगह सस्ती मिठाई करवाकर गर्मी में पैदल पैदल चलकर ही सुलोचना त्रिशा के ससुराल पहुंच जाती है और उसे देखते ही गले लगा लेती है। तो पसीने की बदबू से परेशान होकर त्रिशा माँ को धक्का दे देती है। जी माँ, ये सब क्या है? बाहर की गर्मी से आते ही मुझे चिपकना जरूरी था। इतनी बदबू आ रही है, दूर रहो मुझसे। माफ करना बेटी, तेरी इतनी याद आ रही थी कि तुझे देखकर मैं बौखला गई। बहुत गर्मी हो रही है, जरा कुछ ठंडा पिला दे। हाँ मेरे अमीर ससुराल, तुम इसीलिए तो आई हो कि यहाँ आकर खाओगी पियोगी। अच्छा अच्छा, चुपचाप से यहीं बैठ जाओ, अभी मैं काम कर रही हूँ। ये लो, ये रहा जग का पानी, पी लो।
त्रिशा सादा पानी ही माँ को पिलाकर काम में व्यस्त हो जाती है। ठीक से अपनी माँ से बात भी नहीं करती। हॉल में नौकर सजावट कर रहे थे, जिस वजह से पंखा एसी बंद था। माँ को बहुत पसीने आने लगते हैं। त्रिशा त्रिशा बेटी, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अपने कमरे में ही बिठा दे। इसी बहाने तेरा कमरा भी देख लूंगी और वहाँ एसी चलता है ना। अरे माँ, तुमसे चैन से बैठा नहीं जा रहा है क्या? पता है ना आज मेरी सास का जन्मदिन है, मैं तैयारी नहीं करूं? और मेरे कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठो। अच्छा ठीक है, जल्दी काम खत्म कर ले, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। सुलोचना बेटी का इंतजार करती है। बेटी सास के साथ बातें करती है तो कभी काम करने में बिजी होती है और रसोई में अपनी सास के लिए ठंडी ठंडी कुल्फी को टूटी फ्रूटी से सजा रही होती है। और पानी पीने के लिए सुलोचना रसोई में आती है और अपनी बेटी को आइसक्रीम बनाता हुआ देख लेती है। वह रसोई से बाहर जाती है तो सुलोचना खुद ही थोड़ा सा खा लेती है। वाह, ये तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छा बनाया है। बेचारी इतनी काम में व्यस्त है कि मुझे देना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने अपने आप ले लिया। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसोई में आकर बिना पूछे मेरी सास की कुल्फी खाने की? ये मैंने उनको सरप्राइज देने के लिए बनाया था और तुमने झूठा कर दिया। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने एसी वाले कमरे में नहीं जाने दे रही थी, वहां पर भी गड़बड़ कर देती तो। तुम लायक नहीं हो अपनी अमीर बेटी के ससुराल में आने की। अब दावत करने से पहले चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी। दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी अब। त्रिशा, मुझे तो लगा था तू मेरे साथ बहुत सारी बातें करेगी, पर तू तो शादी के बाद बहुत बदल गई है। तेरे लिए मिठाई लाई थी, तू तो ये भी नहीं लेगी, सस्ती मिठाई जो है। ठीक है, तेरी सास का जन्मदिन तुझे मुबारक हो, मैं चलती हूँ। सुलोचना रोते रोते वहां से निकलकर अपनी गरीब बेटी के घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही पसीने में भी मधु गले लगा लेती है। माँ तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत याद आ रही थी। अब मैं आपको यहाँ से 2 दिन से पहले तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल सही कह रही बहन जी आपकी बेटी। आइए अंदर बैठ जाइए, पंखा चल रहा है। जी मधु, तुम मुझसे चिपक मत, मैं गर्मी में पसीने में भीगी हुई हूँ ना। तो क्या हुआ, पसीना ही तो है, कोई गोबर थोड़ी है जो आप मुझे इस तरीके से कह रही हैं। ये सुन सुलोचना को अच्छा लगता है और त्रिशा का बुरा व्यवहार याद आ जाता है। वहीं मधु अपनी माँ को कमरे में अच्छे से बिठाती है, पंखा चलाती है कि थोड़ी देर में लाइट चली जाती है। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। ये नहीं माँ, गर्मी में अभी आई हैं तो कुछ देर चल लूं। कोई बात नहीं माँ, अभी पंडित जी को आने में टाइम है। चलो बाहर आम के पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाओ, बहुत ठंडी हवा लगती है उसके नीचे। ठीक है। मधु आंगन में आम के पेड़ के नीचे खटोला बिछा देती है, फिर नलका चलाकर ठंडे पानी से अपनी माँ के हाथ पैर धुलवा देती है और ठंडे पानी की तौलिया भी सर पर रखवा कर खटोले पर बिठा देती है। अब बताओ माँ, आपको कैसा लग रहा है? क्या बोलूं, तूने तो मेरी गर्मी की सारी थकान ही उतार दी। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे माँ देखो, मेरे ससुराल के आंगन में आम का पेड़ भी है। मैं आपके लिए ताजे ताजे आम काट कर लाती हूँ और इसका हाथ से गूदा निकाल कर जूस भी बनाती हूँ। देखा बहन जी, आपकी बच्ची दिन रात गर्मी मिटाने में लगी रहती। कभी छप्पर पर हरी घास डाल देती है, तो कभी घर में लिपाई कर देती और कभी कभी तो सत्तू भी बना देती है। क्या बताऊं अंजना जी, मेरी छोटी बेटी ऐसी ही है। एक बड़ी बेटी है जिसने कुछ नहीं। तभी मधु अपनी माँ को आम काट कर खिलाती है और आम का जूस भी देती है, साथ में हाथ पंखे से हवा भी करती है और काफी देर बात करके अपनी माँ का गर्मी से ध्यान भी हटा देती है। इतने में पंडित जी आ जाते हैं, फिर घर में सत्यनारायण की कथा हो जाती है, लाइट भी आ जाती है और मधु अपनी माँ को बड़े प्यार से दावत भी करा देती है। ये सब देखते ही सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ क्या हुआ, आंखों में आंसू? दीदी ने कुछ कहा? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ, मेरी दोनों बेटी में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है। उसने तो ऐसी दावत की है कि मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनते ही मधु अपनी माँ को गले लगा लेती है, क्योंकि अपनी बड़ी बहन का स्वभाव वह अच्छे से जानती थी। फिर 2 दिन मधु अपनी माँ को अपने पास रख अच्छे से सेवा कर घर भेज देती है। अर्थात अमीर बेटी ने सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा। वहीं कम साधन में भी गरीब बेटी ने अपनी माँ का खूब ख्याल रखा और वह प्यार और सुकून दिया जो पैसे भी नहीं दे सकते थे।